हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टीजीटी का पेपर है, यूपी टीजीटी का पेपर आपका कब को है? 3 जून को है। डेटशीट जारी कर दी है, तो 3 जून को आपका हिंदी सब्जेक्ट से पेपर होगा। जिनका भी हो तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। आज हम करेंगे 2021 का प्रश्न पत्र व्याख्या से। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन करते चलेंगे, ज्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पद नव्याट युक्तियुद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्य कर्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाग्भट का ये कथन। उक्त कथन संस्कृत आचार्य वाग्भट का है। वाग्भट ने नवीनता और उसकी ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वतोमुखी कहा है। नवीनता को और ललित पदों की अभिव्यक्ति को क्या कहा? सर्वमुखी माना है। इस प्रकार पूर्ण युक्तियों का उद्बोधन करने वाली, सभी दिशाओं में फैलने वाली चमत्कार पूर्ण बुद्धि को हम प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा अथवा शक्ति को शाब्दिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित है। यानी कि जिन जिन आचार्यों ने प्रतिभा और शक्ति को अधिक महत्व दिया है वो इस प्रकार है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो किसने कहा? भट्ट। तो अर्थ या नव्य विषय को नए और नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा और प्रतिभा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अभिनव गुप्त अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। प्राग नागटन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काची देव कवि शक्ति। ये किसकी उक्ति है? तो ये है कुंतक। पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित शक्ति प्रतिभा है। शक्ति कवित बीज रूपा संस्कार विशेष। तो ये किसकी है? मम्मट की उक्ति है। जहाँ राधा आनंद उदित निची बासर आनंद, कहाँ कहाँ अरविंद कहाँ बापुरो चल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है। यानी कि प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप अलंकार होता है वह उपमा का उल्टा होता है। किसका? प्रतीप जो अलंकार किसका होता है? उपमा का उल्टा। रूपक अलंकार है जहां उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे नाम मणि दीप धरूं जिहि ढेरी द्वार, तुलसी भीतर भैरो जो चाहत उजिया। अन्वय अलंकार। अलंकार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीजीटी का जिन्हें दिया होगा उन्हें पता होगा। और हाँ, पीवाई को आप जरूर देख कर जाइए एक बार, क्योंकि वहां से 40-50 क्वेश्चन आपके आते आएंगे। अन्वय है अलंकार जहां उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान न हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तब वह अन्वय अलंकार होता है। मुखी मुख के समान सुंदर, यानी मुखी उपमा है और मुखी क्या है? उपमेय। तो इन दोनों को क्या कर दिया? एक मान लिया है। मुखी उपमा है और मुखी उपमान है, तो इन दोनों को एक ही मान लो। वहां पर क्या होता है? अन्वय अलंकार होता है। दीपक अलंकार जब किसी पद में उपमेय प्रस्तुत पदार्थ तथा उपमान अप्रस्तुत हो, यानी जो उपमेय है वो प्रस्तुत हो, समक्ष हो, और उपमान जो होगा अप्रस्तुत होगा, बिना अप्रत्यक्ष रूप से। दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है, तो वहां दीपक अलंकार होता है। जैसे भूपति सोहत दान सो फूल फल फूलन उद्यान। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभ्यांतरिक। एक बार हम लिख कर भी देख लेंगे। आ भय आधा य और आधा न तय रिक। छोटी की मात्रा चढ़ेगी तो अभ्यांतरिक। निम्नलिखित में कौन सा तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो तदित प्रत्यय वाला क्या है? सजावट नहीं है।
सजावट जो तदित प्रत्यय वाला नहीं है, सजावट में कृदंत प्रत्यय होता है और कृदंत प्रत्यय कहाँ होता है? जो क्रिया में लगता है। सजावट में सज मूल धातु है और आवट इसका प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कर्तरी प्रत्यय, नंबर दो तद्धित प्रत्यय। कर्तरी प्रत्यय जो क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी कि क्रिया के और धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कर्तरी प्रत्यय कहते हैं। कर्तरी प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के पदों के अतिरिक्त, यानी कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि तद्धित प्रत्यय किसमें नहीं लगते? क्रिया में नहीं लगते, बाकी संज्ञा, सर्वनाम इसमें लगते हैं। तो जो भी संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, उन शब्दों में अगर प्रत्यय लगा है तो वो तद्धित प्रत्यय होगा और जो मूल धातु की क्रिया रूप में होगा उसे कर्तरी कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अखिल भुवन चर अचर, जग हरिमुख में लखी मातु, चकित वही गदगद वचन, विकसित द्रग पुल कातु। इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो राइट आंसर होगा अद्भुत रस। अद्भुत रस कहाँ पर होता है? यहाँ माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप मुख में संपूर्ण सृष्टि चर अचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होने का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस की परिभाषा दी है। जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते तो वहां पर अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति बताई है। तो भरत मुनि ने अद्भुत की उत्पत्ति किससे मानी है? वीर रस से। तथा इसका वर्ण पीला और देवता ब्रह्मा कहा जाता है। किसका? वीर रस का। वर्ण कैसा होगा? पीला और देवता का क्या होगा? ब्रह्मा के रूप। तो कोई कोई पीला और वो रंग भी ना पूछ ले, क्योंकि आजकल आयोग टिप में क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो एक बार इन्हें जरूर याद करें। प्रमुख रस है श्रृंगार का रति है स्थायी भाव, हास्य का हास, करुण का शोक, क्रोध का क्रोध, वात्सल्य का स्नेह प्रेम, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, घृणा भी होता है, जुगुप्सा का घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, शांत का है निर्वेद और शाम। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किस कवि ने किया? तो राइट आंसर होगा जोइंदू ने किया और जोइंदू 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है जोइंदू की, परमार्थ प्रकाश और योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई है। हेमचंद अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं। उन्हें प्राकृत का पानी भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। तो हेमचंद को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पानी। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? शब्दानुशासन जो प्राकृत और व्याकरण भाषा में लिखा गया है, कुमार पारचलित, योग शास्त्र, छंदो अनुशासन, देशी नाम माला कोश। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो सरस्वती की उपाधि किसे दी थी? मुंज ने। किसे? धनपाल कवि को। इनका ग्रंथ भविष्यत कहा 10वीं सदी का है। इसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का भी अंतर प्रकट किया गया है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपना विद्वता शाब्दिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध रहे? तो राइट आंसर होगा सुंदर दास। सुंदर दास का काव्य परंपरा के शाब्दिक काव्य कला निपुण शास्त्रज्ञ सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के धौसा नामक स्थान पर हुआ 1596 ईस्वी में। मृत्यु इनकी 1689 में और इनके पिता का नाम परमानंद खांडेलवाल था। सुंदरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। पिता कौन थे? खांडेलवाल। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल। जन्म 1596 धौसा नामक स्थान पर, मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनकी दो रचनाएं हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। दोनों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी।
निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? विषाद नहीं है। 8वें का सही राइट आंसर होगा सी, विषाद नहीं है। विषाद की गणना सात्विक अनुभव में नहीं की जाती। विषाद संचारी भाव का एक भेद है। सात्विक अनुभव आश्रय के शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाती है। इसे नज भाव भी कहते हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। ये भी ध्यान रखना, सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? स्तंभ, श्वेत, स्वरभंग। स्तंभ, श्वेत, स्वरभंग। 3 जो शब्द है वो किससे हैं? स से बने हुए, और तीनों में ही क्या है? आधा से। स्तंभ, स्वर और स्तंभ, श्वेत और स्वरभंग। चौथा है व्यक्तु, व्यवर्णीय। 2 वर्ण किसके अनुसार बने हुए? व्य के। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, स, आधा व्य, और तीसरा है अश्रु, पात और रा, रोमांच, परलय। तो इन 4 शब्दों का बनाकर एक शब्द बना लीजिए, स्व अर्प परलय। स्व और प्रलय। तो इनसे आपकी क्या हो जाएगी याद करने की? 3 शब्द हमारे शुरू में किसमें? स्तंभ है, स्वेद है, स्वरभंग है। 2 हमारे कैसे? व्यक्तु और व्यवहारणीय। 5 छठा होगा अश्रुपात, रोमांच और पर्ण। अश्रु आने से क्या हुआ? रोमांच हुआ, और रोमांच होने से उसमें क्या आ गई? परलय आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कौन सा? तो 1890। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो पेपर हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को, मृत्यु 6 जनवरी 1885, 35 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्रिका, बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा और 1881 में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में इनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह। भारतेंदु हरिश्चंद्र। संस्कृत से संबंधित, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा नदी क्रोशम कुटिला। सब को जानत तुम्हारे सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें पुनरुक्ति है। जगत और जहान दोनों का अर्थ क्या है? एक है, संसार है। जहाँ अर्थ की पुनर्वृत्ति हो, अर्थात एक ही बात को 2 अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वह पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं कि आचार्यों ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग बताए। उदाहरण, भरत मुनि ने 10, आचार्य वामन ने 20 और मम्मट ने 3, आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए। सामान्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये आचार्यों के अनुसार है, जिन्होंने अपने अलग अलग माने हैं। भरत मुनि ने 10 माने हैं, वामन ने 20 माने, मम्मट ने 3 माने, और आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए। बाकी सामान्य अर्थों में 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? शब्दोष, अर्थदोष, रस। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो राइट आंसर होगा हिंदी शब्द सागर। ये भी क्वेश्चन आया पीजीटी में, तो 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे 1929 में प्रकाशित कराया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास का अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना है। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तज़किरा ई स्वरा ई हिंदी, 1848 में मौलवी करमुद्दीन ने लिखा था। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल की आलोचना ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का उद्भव। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी।
ये सारे ही ग्रंथ क्या है, इंपॉर्टेंट है। खुली आंखों का सपना यात्रा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मरुदल मृदुल। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक मरुधर मृदुल हैं। और मरुधर मृदुल जी का जन्म 7 मई 1930 ईस्वी को जोधपुर राजस्थान में हुआ। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे, यानी कि वकील। इस कृति के लिए मरुधर मृदुल जी को 1985 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेतु नहीं है। प्रस्तुत शब्दों में सेतु शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। उकारांत संज्ञाएं जैसे वायु, रेणु, रज्जु, आयु, मृत्यु आदि सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। तो सदैव स्त्रीलिंग में कौन कौन होते हैं? वायु, रेणु, रज्जु, आयु और मृत्यु। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। किंतु कुछ उकारांत संज्ञाएं इसका अपवाद प्रस्तुत करती है, जैसे सेतु, मधु, अश्रु और तालु। सेतु, मधु, अश्रु और तालु, मेरु आदि ये उकारांत संज्ञा शब्द होने के बाद भी पुल्लिंग जाति में का बोध कराते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है शिव पूजन सहाय का। ये संस्मरणात्मक नाटक है। वे दिन वे लोग किसका संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो यह है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद बिहार तथा निधन जनवरी 1963 में हुआ। साहित्य एवं शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण में लेखक जो स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। यानी कि संस्मरण में क्या करता है? लेखक अनुभव, जो अनुभव करता है स्वयं अनुभव करता है, स्वयं का लिखा हुआ संस्मरण होता है, उसी का उसमें क्या करता है? वर्णन करता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी के प्रमुख रचनाकार है संस्मरण है रामवृक्ष बैनीपुरी का है जंजीर और दीवारें, हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे, कमलेश्वर का मेरे हमदम मेरे दोस्त, रामनाथ सुमन का मैंने स्मृति के दीप जलाए। निम्नलिखित विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो राइट आंसर होगा वटवृक्ष की छाया। वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृत लाल नागर की जीवनी है। इंपोर्टेंट है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई, यानी कि जो वट वृक्ष की छाया है उसके लेखक है कुमुद नागर, और कुमुद नागर ने अमृत नागर की जीवनी लिखी। मुर्दैया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसी राम की आत्मकथा है। तुलसी राम की आत्मकथा दो है, मुर्दैया और मणिकर्णिका। कितनी धूप में कितनी बार महेश सिंह की आत्मकथा। जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है। संस्मरण क्या होता है? खुद के अनुभव द्वारा लिखा जाता है। और जीवनी में क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति की जीवनी लिखनी है तो उसे दूसरा व्यक्ति लिखेगा उसके बारे में, जबकि आत्मकथा स्वयं लिखी जाती गई अपने जीवन की अभिव्यक्ति है। जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाने वाली जीवन की अभिव्यक्ति। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह बच्चन सिंह का। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन गोस्वामी तुलसीदास और कबीर के संदर्भ में विद्वानों के कथन है। आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। बच्चन सिंह ने कहा कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। डॉक्टर श्याम सुंदर मानते हैं कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, उसे शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। इसके बारे में कहा इन्होंने? कबीर के। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन?
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को राजस्थान के मडा और सुरेरा गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन और हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं। गणपति चंद्र गुप्त की गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ में द लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर होगा 1871। गार्सद तासी के ग्रंथ में दूसरा संस्करण जब प्रकाशित हुआ तो वो 1871 ईस्वी में, और इसका पहला संस्करण 2 भागों में था। पहला भाग 1839 और दूसरा 1847 प्रकाशित। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि है, जिनमें हिंदी के मात्र कितने थे? 72 कवि, बाकी शेष उर्दू के कवि थे। 738 में 72 कवि मात्र किसके थे? हिंदी के थे, बाकी सब किसके थे? उर्दू के। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने किया। गार्सद तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। गार्सद तासी की बुक का जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया, इंपॉर्टेंट है। तो गार्सद तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किस इसमें क्या था? हिंदू साहित्य का इतिहास 1952 के नाम से इसे प्रकाशित कराया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो राइट आंसर होगा है। प्रस्तुत वर्णों में है वर्ण घोष महाप्राण है। घोष अघोष ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जैसे प्रत्येक वर्ग के क च ट त प का तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण ये र ल व वो है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार है का उच्चारण करने में स्वतंत्र में कंपन होने के साथ ही प्राणवायु मुख द्वारा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए है सघोष महाप्राण ध्वनि। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो राइट आंसर होगा परि, अलग है। परि क्या है? तीनों से अलग है। परि का अर्थ है आसपास, चारों ओर या पूर्ण। परिक्रमा, परिदर्शन, परिपूर्ण, परिणाम। अव का अर्थ है हीनता या अनादर या पतन। अवगत, अवलोकन, अवरोहण, अवनति, अवशेष। अप का है लघुता, अभाव, विरुद्ध। अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपयश, अपकंठ, ये वाले उपसर्ग लग के ये शब्द बनेंगे। दुर का है बुरा, कठिन, दुष्ट और हीन, यानी कि दुर जो उपसर्ग है उसका अर्थ है ये। और इसका जो वर्ण का दुरावस्था, दुर्दशा, दुर्लभ और दुर्गुण। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो राइट आंसर होगा बरवे। बरवे में बरवा क्या है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। दोहा, सोठा, उलाला इत्यादि भी अर्धसम मात्रिक छंदों की श्रेणी में आते हैं। दोहा यह अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। सोठा यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। छंद, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्रम से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है राम स्वरूप चतुर्वेदी का।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। ये कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जातीय कवि किसने कहा था? बच्चन सिंह। साखी सावधी दोहरा कही कही नियुक्कान भक्ति निरुपय भगत कली निंदहि वेद पुराण। क्वेश्चन नंबर 24। साखी सवदी दोहरा कही कही नियुक्कान भक्ति निरुपय भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन? राइट आंसर होगा तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी या कुतुब। ऑप्शन ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो ली गई हैं। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास द्वारा दोहावली से ली गई है। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। बाहर व भीतर वह होई घर बाहर को रहे न जोरी, कुतुबन की पंक्तियां हैं। सरवर तीर पदमनी आई खोपा छोरी केस मुकलाई, जायसी की पंक्तियां। कौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो राइट आंसर है नेही नागरीदास। नेही नागरीदास की ये पंक्तियां हैं। नेही नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 के आसपास माना जाता है। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो राइट आंसर है बच्चन सिंह का। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म जुलाई 1919 ईस्वी को जौनपुर उत्तर प्रदेश तथा निधन अप्रैल 2008 को वाराणसी में हुआ था। पांचाली, कुंती, लहरें और कगार इनके प्रमुख उपन्यास है। पांचाली, कुंती, लहरें और कगार प्रमुख उपन्यास है किसके? बच्चन सिंह के। आंतड़ियों में बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाए। संयन में संधि कौन सी है? तो राइट आंसर है अयादी संधि है। अयादी संधि के उदाहरण है पवन, नयन, नाभिक। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पो धन अन, ने धन अन और नो धन आविक। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है राहुल बेली। ऑप्शन बी। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ राहुल बेरी। वर्णन से संबंधित ग्रंथ राहुल बेली है, जिसकी रचनाकार रोड़ा कवि। यह एक शिलाकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य है। अथर, गद और मिद पद मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसकी रचनाकाल का समय है 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। वन रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिषवर ठाकुर हैं, जिसकी भाषा मैथिली है। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरिसिंह देव के दरबारी कवि थे। तो ठाकुर किस राजा के दरबारी कवि थे? मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरिसिंह देव के। ज्वालामाला कथा के रचनाकार उदोतन सूरी है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो राइट आंसर है माता प्रसाद। माता प्रसाद जी अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन नाम से लिखी। 1993 ईस्वी से 1999 ईस्वी तक माता प्रसाद जी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। भारत में दलित जागरण और उनके अग्रदूत भी रहे। इनकी आत्मकथा में अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान, जिजीविषा की कहानी भी नजर आती है। जबकि अन्य दलित रचनाकारों की आत्मकथाएं हैं। सुरेश सिंह बेचन की जो आत्मकथा है मेरा बचपन मेरे कंधों पर, बेवक्त गुजर गया मालिक। तुलसीराम की है मुर्दैया और मणिकर्णिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि है झूठन और सुशीला टाक भोगरे का है शिकंजे का दर्द। ज्ञानचंद जैन द्वारा रचित कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है?
तो कथा शेष किससे संबंधित? अमृतलाल नागर से। ज्ञानचंद जैन द्वारा रचित कथा से शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। जिक्र ओ फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सूरदास का प्रेम पर श्लोक से न्यारा यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सूरदास का प्रेम पर श्लोक से न्यारा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखा। सूरदास ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों संयोग, वियोग और वात्सल्य को अपनी रचनाओं से सर्वोत्कृष्टता प्रदान की है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। सूरसागर के कुल 700 पदों में भ्रमर गीतों को प्रस्तुत किया गया। भ्रमर गीत को प्राय उपालाभ काव्य भी कहा गया। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा। सूरदास के भ्रमर गीत की ये परंपरा आगे से चली आ रही। नंददास की भंवर गीत है। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमरदूत लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक। एक ही कथानक चेतन उपेन्द्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो राइट आंसर है गर्म रात। एक ही कथानक चेतन उपेन्द्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास गर्म राग का नायक चेतन नहीं है। गर्म राग उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं जगमोहन, जबकि अस के उपन्यास में गिरती दीवारें शहर में घूमता। ये किसके उपन्यास है? अस के। उपेन्द्रनाथ अस। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नंदील कंदील, बांधों ने नाव इस ठाव का प्रमुख पात्र चेतन है। वह उस शाखा का वन विहग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। काव्य पंक्तियां छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। पंक्ति निराला की तुलसीदास नामक रचना से अवतरित की गई है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, कुकुरमता 1942, अनिमा 1943, पेला 1946, नैपत्य 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतकुंज 1954, संध्या काकली 1969। पंक्तियां उनके रचनाकार दिए गए प्रमुख है। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता पाकर कुछ करुण उजाला। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। सुंदर है विहग है समुन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर दरतम। तो ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की। क्या पूजा क्या अर्चन करे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन करे। महादेवी वर्मा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो राइट आंसर है अबू सईद। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो 1253 और 1325 की पहेलियों तथा मुकरियों में माना जाता है। विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा? अक का विग, अद्यतन पुरातन, अर्वाचीन का नवीन। अजय का विजय नहीं होता, जय होता है। तो सी गलत है। अक का विग, अद्यतन पुरातन, अजय जय और अर्वाचीन प्राचीन। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से माना जाता है? तो राइट आंसर होगा कृतार्जुनीयम। कृतार्जुनीयम ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ। महाकवि भारवी द्वारा 7वीं सदी में रचित इस महाकाव्य को संस्कृत साहित्य के वृत्तत्रयी में स्थान प्राप्त है। इसका आधार महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा है। संस्कृत के वृत्तत्रय में आते हैं शिशुपाल वधम, महाकवि महाकाय, नैषधीय चरित, श्री का है, कृतार्जुनीयम भारवी का। इसकी ट्रिक है याद करने की। किसी से कृतार्जुनीयम में
18 सर्ग हैं, इसमें 20, शिशुपाल में 20 और इसमें 22। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है वादिराज। पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज हैं। इस ग्रंथ का रचनाकाल शक संवत 647 अर्थात 1025 रहा। इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। यह द्वादश सर्गात्मक महाकाव्य है। इसका मूल स्रोत गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। नाटक और नाटककारों का सुमेलित कौन सा नहीं है? रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर का है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण का। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र और गोपा का दान विनोद रस्तोगी। तो ऑप्शन सी, एक सत्य हरिश्चंद्र जो रचना है वो किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है, ना कि मिश्र की। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के प्रमुख नाटक है कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985। लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक है अंधा कुआ 1955, मादा कैक्टस 1959, मिस्टर अभिमन्यु 1971, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976। लक्ष्मी नारायण लाल मिर्च का है अशोक 1927, सन्यासी 1930, गरुड़ ध्वज 1945, चक्रव्यूह 1955। विनोद रस्तोगी के हैं गोपा का दान, फिसलन और पाव, आजादी के बाद, सराय और अंदर। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति। आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। क्रांतिकारी कवि, निराला साहित्य का समाजशास्त्र, आलोचना, कई चेहरों के बाद कहानी संग्रह और लहरों और कगार, पांचाली, कुंती उपन्यास बच्चन सिंह की प्रमुख रचनाएं। उदिति आई तेई बंधन कीना, इति दसमात अमर पद लेना, पंक्तियां किसकी है? तो राइट आंसर है जायसी की है। उपयुक्त पंक्तियां मोहम्मद मलिक जायसी की हैं। ये पंक्तियां जायसी जी के प्रसिद्ध सूफी परंपरा के महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई है। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी जो संवत 1540 ईस्वी मानी जाती है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजी कहा। किसने कहा? विजय देव नारायण शाही। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? तो ये क्या था? कालचक्र में, ऑप्शन ए। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे अपनी पुस्तक कालचक्र में अंकित किया था। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक निबंध संग्रह है। द्रक्ष्यति शब्द द्रस धातु के किस लकार, वचन और पुरुष का रूप है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। द्रक्ष्यति शब्द द्रस धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। द्रस धातु का लिट लकार रूप निम्न होगा। प्रथम पुरुष में द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष का द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत, दर्शत। उत्तम पुरुष का दक्ष्यामि, दर्शाओ और दक्ष्याम। उर्दू यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर है लल्लू लाल। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया। अगर निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा के 1763 ईस्वी में हुआ था। किसका? लल्लू लाल। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला, माधवनल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो राइट आंसर है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमी।
अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और ब्राह्मण से सिंधी। बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उठ घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। क्योंकि यहाँ अंबर का पनघट में और तारा का घट में तथा उषा का नागरी सुंदर स्त्री में उपमान का निषेध रहित आरोप। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और पारंपरिक रूपक। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोग भूल गए। ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, बल्कि रघुवीर सहाय की ये रचना है, कविता संग्रह है रघुवीर सहाय का, जिसके लिए उन्हें सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का विमोचन किया, क्योंकि इसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख थे। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ का खत्री नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर खोला गया था। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में, भारत जननी ने 1877 ईस्वी में हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। भारत दूरदर्शन 1880 हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है फ्रेंच भाषा का। अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। स्रोतों के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। प्रस्तुत शब्द अंग्रेज विदेशज शब्द की श्रेणी में आता है। विदेशज विदेश में जन्मा। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा के अन्य प्रचलित शब्द कर्फ्यू, कारतूस आदि। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वालों के लिए एक शब्द क्या है होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वभौम। वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्वभौमिक होगा। सार्वभौम शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना सार्वभौमिक शब्द समस्त भूमि या समस्त देशों में होने वाला भाव प्रस्तुत करता है। सार्वकालिक शब्द का अर्थ जो सब कालों में होता है, विद्यमान हो। सार्वदेशिक का अर्थ है सभी देशों से संबंध है। नहीं है तो कौन सा नहीं है? शकुन। शकुन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि खग, शकुनी, शकुन पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द चिड़िया, गगनचर, पखेरु और विहंग है। ऊटपटांग शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर इसने दिया। ऊटपटांग का शब्द का अर्थ है निरर्थक, सारहीन होना। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर लंबा उदर है, जिसका अर्थ गणेश, किंतु कुछ स्रोतों के आधार पर ऊटपटांग का समास विग्रह ऊटपटांग अर्थात बेरतुका मानकर इसका समास भेद अलूक तत्पुरुष समास है। अलूक तत्पुरुष समास जिस समास के प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता हो, वहाँ प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, जैसे मृत्युंजय। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो राइट आंसर होगा रानी केतकी की कहानी। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, बिहारी सतसई की टीका रचनाएं लल्लू लाल जी की है तथा नासिक केतोपाख्यान सदलमिश द्वारा रचित। लल्लू लाल और सदलमिश दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, जबकि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसाला खां थे, जो फोर्ट कॉलेज विलियम से। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा कौरवी, ऑप्शन सी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। खड़ी बोली को ही बोलचाल की हिंदुस्तानी सरहदी वर्नाक्युलर खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है।
इसका क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और अम्बाला जिसे जिले तक विस्तृत है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श एवं मानक मानी जाती है। गुरुवे शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी? तो राइट आंसर होगा गुरोधन ए। यह अयादी संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो राइट आंसर है अपराजिता नहीं। अपराजिता नरेंद्र शर्मा का नहीं। अपराजिता काव्य कृति के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अचल है। इनका जन्म मई 1915 ईस्वी तथा निधन अक्टूबर 1995 में हुआ। अपराजिता 1983 ईस्वी में इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। उनका उपन्यास चढ़ती धूप, सीलजई काव्य संग्रह है और इनके अन्य प्रमुख रचना विद्या की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, इसमें हम इसकी व्याख्या देखेंगे। आंसर नहीं देखा। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत विद्या की दृष्टि से सही युगम नहीं है, बल्कि यह श्री प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। अपने धरती अपने लोग 1996 में प्रकाशित रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित संस्करण। सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण। अल्पान कहा जाता है। इस आधार पर सभी स्वर प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यह र लय वर्ण और अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो राइट आंसर है ऋषि के सुलभ। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। इनका जन्म फरवरी 1995 में बिहार के एक गांव में हुआ। पटोही नाटक, तूती की आवाज कहानी संग्रह इनके अन्य प्रमुख रचनाएं। धरती आबा इनके द्वारा लिखा गया नवीनतम नाटक है। यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर केंद्रित है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक भावमूलक लिपि। ये इनका क्रम दिया गया है। सूत्रलिपि सबसे पहले चित्रलिपि, फिर सूत्र, फिर प्रतीकात्मक भावमूलक। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। उदय नारायण तिवारी जी ने लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं मानी है। चित्रलिपि, भाव संकेत लिपि, वर्णात्मक लिपि और अक्षरात्मक। तो किसके अनुसार है ये? उदय नारायण तिवारी के। इस प्रकार अधिकांश विद्वानों ने के मतानुसार लिपि का विकास अलग अलग सोपान स्वीकार किया है, किंतु अधिकांश विद्वान लिपि के विकास क्रम में चित्रलिपि को प्रथम अवस्था की लिपि स्वीकार करते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो राइट आंसर है अपादान कारक। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ है अलग होना। इस प्रकार जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान कारक होता है। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में से का अर्थ सहायता के अर्थ में लिया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ अलगाव प्रकट करने के अर्थ में लिया जाता है। उदाहरण है घुड़सवार घोड़े से गिरता है। यह घुड़सवार गिर रहा है किंतु घोड़ा स्थिर है, अतः घोड़े में अपादान कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 है। कौन कौन से कारक है? कर्ता ने किसे कहा है? काम करने वाला। कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण से द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान से अलग होना भाव जिससे अलगाव हो। संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे अन्य शब्दों से अधिकरण में पर क्रिया का आधार। संबोधन हे अरे किसी को पुकारना बुलाना। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो राइट आंसर है त्रिलोचन की। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री का कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर
उत्तर प्रदेश। निधन दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में हुआ। ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जीने की कला कविता संग्रह, देशकाल कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता का प्रगतिशील त्रय में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक सत्य असत्य है, तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी कैसी भाषा है? तो हिंदी हमारी वियोगात्मक भाषा के रूप में, जबकि इसमें संयोगात्मक दे रखा है। यही कथन क्या है? गलत है, क्योंकि हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा रूप में हुआ, जबकि हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। यह अपभ्रंश के बाद की भाषा, वर्णमाला, उच्चारण और लिपि देवनागरी जो ब्राह्मी का विकसित रूप है वही संस्कृत का है। किंतु संस्कृत भाषा संयोगात्मक है, पर हिंदी भाषा वियोगात्मक। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो राइट आंसर है आषाढ़ मातम्य नहीं है। आषाढ़ मातम्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इनकी रचना का नाम वैशाख मातम्य है। अन्य विकल्प में है सर्वस्व 1870, अपवर्ग पंचंग 1877 से 78, इनकी काव्य कृतियां तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह नए धर्म वर्धेस्यु वया समक्ष्यते। यह सूक्ति किस कवि की है? तो राइट आंसर है कालिदास की। न धर्म वृद्धेषु वया समक्ष्यते, यह सूक्ति महाकवि कालिदास की है। यह सूक्ति उनके ग्रंथ कुमार संभव से अवतरित है, जिसका अर्थ है कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य की संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वश्यम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास। राइट आंसर है नीलू नीलिमा नीलोफर भी सहानी। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भी सहानी का नीलू नीलिमा नीलोफर। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी में भी सहानी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है। सॉरी, गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो बार बार दिक्कत सी हो रही है गले। भी सहानी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है झरोखे, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी और कुंतो आदि। टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 सर्गों पर। टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी। कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं। मलिनाथ का पूरा नाम कोलाचल मलिनाथ था। इनका समय लगभग 14वीं से 15वीं सदी माना जाता है। इन्होंने पंच महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपालवधम और कीर्तनार्जुनीयम तथा न्यासोधर चरितम पर टीकाएं लिखी। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है 1741 ईस्वी में। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार 1741 ईस्वी में। यह ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में राम प्रसाद रजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य का प्रणयन किया गया। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता, उसमें क्या होती है? बहुब्रीहि समास होता है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, तो उसमें बहुब्रीहि समास है। जब दो या शब्द मिलकर समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इसका विग्रह करने पर वाला वाली जो जिस आदि का प्रयोग किया जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थ भगवान शिव। सनी कज्जल झस झस लगन उपजियो सुदिन सुनेहु, क्योंहने निरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबु देव। प्यारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? तो राइट आंसर है वेद ज्ञान का, राजनीति का, देशाटन या ज्योतिष ज्ञान का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिष ज्ञान का।
अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर परिवेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की भव्यता का पक्ष प्रकट होता है। निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? रामलीला। रामलीला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला मार्कंडे जी के कहानी संग्रह है। इनका जन्म 1930 ईस्वी में। किसका? मार्कंडे का। निधन मार्च 2010 में। मार्कंडे नई कहानी के दौर में जाने माने कहानीकार है। कल्पना नामक पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित में मार्कंडे जी ने 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे। भूदान तथा सहज और शुभ इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह। अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक है। इनका जन्म मई 1864 ईस्वी में रायबरेली, उत्तर प्रदेश। निधन दिसंबर 1938 में हुआ। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1920 के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने कविता के शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। महादेवी वर्मा ने कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण किया। कुलकसा किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर होगा नदी का, ऑप्शन बी। कुलकुत्सा नदी का पर्यायवाची। नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, निम्नगा, तरंगिणी, निर्झरणी, अपगा आदि। रात्रि के है रजनी, निशा, यामिनी, छंदा, विभावरी, सर्वरी आदि। नौका का है तरनी, जलियान, तरी, नाव आदि। बिजली के दामनी, चपला, चंचल, सौदामनी, घनप्रिय आदि। जहाँ वक्ता सबके चाल में थी, प्रजा में नहीं थे न भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो राइट आंसर है परिसंख्या उदाहरण। परिसंख्या अलंकार जब किसी वस्तु को अन्य स्थानों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए, अर्थात किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर किसी एक स्थान पर वर्णन किया जाता है, वह परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर वक्ता को सिर्फ सब तक सीमित कर दिया गया, इसलिए यहाँ परिसंख्या अलंकार। अन्य उदाहरण है दंड जतिन कर भेद जह नृतक नृत्य समाज जी, तो मन से सुनिए आस रामचंद्र के राज। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। कथाकार नरेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासियों वनवासियों के जीवन का सप्तम सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास 2006 का ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से नरेंद्र ने इस उपन्यास में आदिवासी समाज को देखने का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभव काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए। लोट लकार का संबंध होता है आज्ञावाचक से, जो इस प्रकार है। लट लकार वर्तमान काल से, लंग लकार का भूतकाल, लिट लकार का भविष्य काल, लोट लकार का आज्ञा और प्रार्थना विधि लिंग के लिए चाहिए के अर्थ में होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा। राजा क्या है? तत्सम शब्द। राजा, क्षेत्र, कृषक, ये दक्षिण, ये क्या है? तत्सम है। तद्भव राजा का तद्भव होगा राय, क्षेत्र का खेत, कृषक का किसान और दक्षिण का दाई। तद्भव। 78 क्वेश्चन नंबर। पर्शन गर्भत उनके गद की निजी विशेषता है। इनका भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र शर्मा गुलेरी। पर्शन गर्भत इनके गद की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। उक्त कथन चंद्र शर्मा गुलेरी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल जी का प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में माना जाता है।
निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इनमें सभी नाटक संध्या होती है, इसमें सभी रस प्रधान के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त, इसमें आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद यह वस्तुनिष्ठ होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी रस प्रधान रूप के में होते हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन है सत्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबंधन हो, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान अंगी हो, अन्य सभी रस अंग सहायक पूरक हो, उसमें सब नाटक संध्या हो, आरंभ में नमस्कार आशीर्वाद वस्तु निर्देश होता है तथा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक परिणाम होता है, वह महाकाव्य कहलाता है। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए उपयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा 10,000 के लिए। संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत शब्द की जो है संख्या से संबंधित अयुतम किसके लिए? 10,000 का। पंचसहस्रम 5,000, लक्षम 1,00,000, 10,00,000 न्यूतम प्रतियोतम, 1 अरब अब्दुरम, 10 अरब दशार्बुदम और 1 खरब खबम। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर है उपेन्द्रनाथ अस्की। चेहरे अनेक उपेन्द्रनाथ अस्की की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1977 में प्रकाशित हुआ था। देवताओं की छाया में 1940, चरवाहे 1942, एकांकी तथा सितारों का खेल 1937 में पहला उपन्यास, जय पराजय 1937 नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नमः शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? तो राइट आंसर है चतुर्थी। जहां भी नमः या कोई सी भी विभक्ति आ जाए नमः से संबंधित, तो वहां पर क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है मृदुला गर्भ एक जमीन अपनी, ये गलत है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का उपन्यास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं आवा 1999 उपन्यास, जिनावर, बेईमान, 2.5 गज की ओढ़नी कहानियां हैं। चित्रा मुदगल जी के अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? राइट आंसर है चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं गवाह गैर हाजिर, जीवच का बेटा बुद्ध, शीर्षक, चिरंजीव उपन्यास, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाटी में पानी रे कहानी संग्रह। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देरिदा को। विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है, जहां देरिदा का जन्म 1930 ईस्वी में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हास्य या गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है। जब वर्चस्व और गौड़ के रूप में द्विभाजन के आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है, अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हास्य या गौड़ बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है आलो उजाला ने। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया था। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि ने करवाया था। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया? तो किसने किया था पद वाक्य? भवभूति ने। संस्कृत कवि भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणक विशेषक का प्रयोग किया। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने एको रस करुण कहकर करुण रस को ही नाटक का अंगिरस मान लिया। इनके 3 रूपक है मालती, माधव, महावीर चरितम और उत्तराम चरितम। मालती माधव इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। ज्ञान निधि इनके गुरु रहे। इसके भवभूति के गुरु कौन थे? ज्ञान निधि। उत्तरराम चरितम में सीता निर्वासन की कथा मुख्य है। महावीर चरितम में वीर रस प्रधान नाटक। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है, जिसे मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है। संप्रदाय और उनके संस्थापक निम्न है। स्मार्त संप्रदाय के शंकराचार्य, रुद्र के विष्णु स्वामी, निम्बार के निम्बारकाचार्य, सखी हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है?
तो राइट आंसर हो भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952। तो ये क्रम बनेगा। भारत भारती 1912, साकेत 31, यशोधरा 32 या 33 कहीं कहीं मिलता है, जय भारत 52। ये राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त की युगांतकारी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से भी संबोधित किया गया। दद्दा नाम से किसे संबोधित किया गया? मैथिली गुप्त। 1912 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान की। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है 24। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत या शकुंतला के प्रणय विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनः मिलन की सुंदर कहानी है। यह 7 अंकों में इसका अंगिरस श्रृंगार है और आर्य छंद प्रमुख है। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल श्लोकों की संख्या 196। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा। यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम उनकी तार सप्तक में अंग्रेजी द्वारा संकलित कविता जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ और 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सम्मानित किए गए। 4 दिन 1936 ईस्वी में उपन्यास, पाप के पुजारी 1936 नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी है? रामविलास शर्मा। 4 दिन 1936 उपन्यास है और पाप के पुजारी 1936 नाटक। तवलकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तव धन लकार। इसमें गुण संधि है। गुण संधि जब ए आ के बाद ई बड़ी ई हो तो ए का ओ बड़ा ओ हो तो ओ री तो अर और री हो तो अल हो जाता है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो राइट आंसर होगा अपर्णा। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची नहीं। पार्वती शब्द के पर्यायवाची गिरजा, शैलजा, भवानी, शिवानी, अपर्णा। अपर्णा का अर्थ है आत्मसमर्पण कर देना होता है। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता की कृति का नाम बताइए। तो राइट आंसर है ये अंधायुग नामक नाटक से ये पंक्तियां ली गई है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधायुग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1955 ईस्वी में एक गीति नाट्य के रूप में प्रकाशन। अंधायुग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है, जिसमें योद्धा युद्ध और उसके बाद की समस्याओं का मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो राइट आंसर है काशीनाथ सिंह की। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की द्वारा 2012 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। 60वीं पीढ़ी की हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर काशीनाथ सिंह का जन्म जनवरी 1937। काशीनाथ का जन्म 1937 में वाराणसी में हुआ। संकट 1960 और पहली कहानी है। अपना मोर्चा 1972 प्रथम उपन्यास है। काशी का 80 2002 ईस्वी में उपन्यास। घर का झोंकी झोगड़ा 2007 संस्मरण है। इनकी प्रमुख रचनाएं 2003 में प्रकाशित कहानी उपहान नामक कहानी संग्रह में उनकी कुल 40 कहानियां संग्रहित हैं। प्रज्ञा नवोन में सालनी प्रतिभा माता किसकी उक्ति है? तो राइट आंसर है श्री भट्टो। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया था? तो राइट आंसर होगा यजुर्वेद से। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया, परंतु भरतमुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा तथा इसके सूत्र हैं। विभाव भानुभाव व्याभिचारी संयोग 10 रसपति की स्थापना की गई। दंत कथा की मान्यता के इंद्र की प्रार्थना पर
ब्रह्मा ने चारों वर्णों और विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन अलौकिक आनंद के लिए नाट्यवेद नामक 5 वेद का निर्माण किया। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस लिया गया। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार में मिलता है? तो राइट आंसर है मुक्ति बोध के। सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग और दलित वर्ग एक कृषक वर्ग की दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे प्रगतिवादी काव्य कहा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था, इसलिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 में मुक्ति बोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया। हिमाद्री तुर्ग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? तो इसमें होगा ओज। ओज गुण दिया गया है। दृश्य में वीर रस की प्रेरणादायक गीत है। ओज गुण ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीर, रोध, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है रचनाकार, रचना को करने वाला, राजकुमार, राजा का कुमार। व्यक्तियों के नामों के अनुसार इसके भेद कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। संस्कृत व्याकरणों के अनुसार तत्पुरुष के अन्य 4 प्रकार जिनका संदर्भ संस्कृत में है: अलूक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नच तत्पुरुष और आदि तत्पुरुष। निम्नलिखित में एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध। ध दंत्य ध्वनि है। तय वर्ग और लय से दंत्य ध्वनियां है। ऊ बड़ा ऊ पै वर्ग ओष्ठ्य ध्वनियां है। गोस्वामी विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? तो राइट आंसर है 1565 ईस्वी। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य उनके पुत्र विठल नाथ द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह, जिन्होंने अपने विभिन्न पद और कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुमनदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। शेष 4 कवि छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज और नंददास विठलनाथ के शिष्य। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे, हमें तो अब जो हमारी यात्रा से बने इन पंक्तियों के श्रेय जाता है। इसकी पंक्तियां है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती, उत्तर प्रदेश और निधन सन 1983 ईस्वी में। सर्वेश्वर जी की नई कविता के प्रमुख कवि हैं। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, कुंटियों पर टंगे लोग आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह। बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का काव्य संग्रह। दोर्त विलंबित छंद का लक्षण और पीस के प्रत्येक चरण में होते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें एक नगन, 2 भगन, 1 रगन के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। वर्णों का या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। मुख्यतः छंद के 2 भेद हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद। धूर्त विलंबित एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो राइट आंसर है पंख। पंख एक तद्भव शब्द है जिसका तत्समरूप पक्ष होगा। 23 विकल्प है: कार्य का काज, रात्रि का रात और देव का भाग्य और दई दैया। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उपन्यास शीर्षक और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह, ये निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में उपन्यास की रचना की जाने लगी। ब्रह्म संप्रदाय के संपादक कौन है? तो राइट आंसर है श्री माधवाचार्य। श्री माधवाचार्य
जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे, जिनका जन्म दक्षिण भारत में तुलुक देश के वेली ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम श्री नारायण जी भट्ट, माता का नाम वेदवती था। पिता का नाम श्री नारायण जी भट्ट और माता का नाम वेदवती। इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया। बिना पानी में समास है बहुपुरी। वीणा है हाथ में अर्थात जिसके देवी सरस्वती, चक्र पानी चक्र हाथ में जिसके अर्थात भगवान विष्णु। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत। अन्य विकल्पों का अर्थ है आया हुआ, विगत का अर्थ बीता हुआ और तथागत शब्द का अर्थ है जो जैसा आया वैसा ही चला गया। तुलसी गंग दो भये सु कविन के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किसका? तो राइट आंसर है भिखारी दास का। गंग कवि का समय 1538 से 1625 ईस्वी माना जाता है। इनका वास्तविक नाम गंगाधर था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पच्चीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली इनके प्रमुख ग्रंथ। गंग की कविता अलंकार और शब्द विचित्र से भरपूर है, साथ ही इसमें सरसता और मार्मिकता भी है। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है, तो राइट आंसर है जॉर्ज गिलक्राइस्ट। जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787, हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई? तो राइट आंसर है कबीर की परचय से। जिनके रचनाकार श्री आनंददास जी माने जाते हैं। कबीर की परचय की 6 प्रतियां उपलब्ध हैं, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख इस परिचय से स्पष्ट होता है। कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दुआ में लिखा गया। यूपी पीजीटी का जो पेपर दिया उसमें से कम इसी पेपर में से जो टीजीटी का हम पढ़ रहे हैं, कम से कम आपके 6-7 क्वेश्चन इसी पेपर से आए हुए हैं। चाहे आप पेपर उठाकर मिलान कर लो उन क्वेश्चन का। तो पीवाईक्यू इतने जरूरी है कि 2021 से पीजीटी में 6-7 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी है। राजेश जोशी का जन्म जुलाई 1940 ईस्वी में नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच कविता संग्रह इनके अन्य काव्य संग्रह ग्रंथ है। 2 पंक्तियों के बीच काव्य कृति पर उन्होंने 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। असत्य कथन बताना 113 का। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद की लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी। यह कथन गलत है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। यह कथन गलत है। हरिकृष्ण प्रेमी की रक्षाबंधन नाम से नाटक विद्या है। हरिकृष्ण का रक्षाबंधन नाम से क्या है? नाटक विद्या, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रानी कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग, जबकि रक्षाबंधन कहानी संग्रह 1913 में प्रकाशित विशंबरनाथ कौशिक जी की प्रथम कहानी संग्रह है। कौशिक जी प्रेमचंद के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में अंबाला पंजाब में हुआ। गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल इनके अन्य कहानी संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। बुद्धलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे, जो कि योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रा, कनकलपा, लक्ष्मी करा सिद्ध योगिनियों के नाम है। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वर्ज्यानी शाखा से माना जाता है। संस्कृत के प्रथम नाटककार है भास, ऑप्शन डी। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास है। महाकवि भास कालिदास से पूर्ववर्ती
वास ने ही सर्वप्रथम संस्कृत में एकांकी नाटक भी लिखा। स्वप्नवास, दत्तम, प्रतिज्ञा, योगदरायन, दरिद्र चारुदत्त, अविमारक इनके प्रमुख नाटक ग्रंथ माने जाते हैं। पंचरात्र, माध्यम व्ययोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभग उनके ऐसे नाटक है जिनकी कथा वस्तु का आधार महाभारत की कथा से लिया गया है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है? तो राइट आंसर है रंगभूमि की। विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि 1925 के पात्र। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन, स्त्री दुर्दशा का भयावह चित्र अंकित है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र सूरदास, जौन सेवक, प्रभु सेवक। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया? तो राइट आंसर 105। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है जो एक लक्षण ग्रंथ है। इसमें 100 शब्दों, अलंकार, 5 अर्थालंकारों के लक्षणों के साथ साथ कवित्व, सवैया, छप्पे आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास, शिवाजी संबंध प्रसंग का प्रामाणिक वर्णन है। चिंतामणि और मतीराम भी महाकवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 और निधन 1715 में हुआ। छत्रसाल दशक और शिवा भावनी इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ थे इसके भूषण के। तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा निवारक की थी? तो वो थी हनुमान बाग। ऑप्शन बी। हनुमान बाग की रचना अपनी सारी पीड़ा के निवारक की। यह तुलसीदास की हनुमत भक्ति संबंधी सत्य रचना है। रामचरितमानस, रामलला, नच्चू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाग ऐसी अन्य अनेक प्रमुख रचनाएं जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु भारतीय जनमानस के पटल पर भी अमर बना दिया। पितृ शब्दी के विभक्ति के तीनों वचनों का रूप कौन सा होगा? तो राइट आंसर है पितृ, पितरो, पितृष। यहाँ पे रूप दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन। पिता, पितरो, पितर, पितरम, पितरो, पितरन, पितरा, पितराभ्याम, पितरवि, पितरे, पितराभ्याम, पितृभ्य, पितु, पितराभ्याम, पितृभ्य, पितु, पितरो, पितृनाम। षष्ठी विभक्ति में और पंचमी में एक वचन एक से होंगे, पितु और पितु। उसी प्रकार द्विवचन में तृतीय, चतुर्थी और पंचमी तीनों एक से। फिर छठी और सप्तमी में 2 एक से, पितरो, पितरो, हे पितरो। फिर इसमें है बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी एक जैसे, पितृभ्य, पितृभ्य, पितृनाम, पितृषु और पितर। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा? पितृनाम। और सातवीं विभक्ति का बहुवचन पितृषु। ये मेन याद रख लीजिए, बस याद हो जाएगा। युष्म शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? तो राइट आंसर है तुभ्यम ताते। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्य, त्वत युमाभ्याम युष्मत्, त्वते युव्यो युष्माकम, त्वै युव्यो युष्मासि। निबंध वह गद्य रचना जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सोचव, सहिति और व्यक्तिगता के साथ अपने भाव, विचार और अनुभव को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो राइट आंसर है भगीरथ मिश्र। काव्य शास्त्रीय आचार्य भगीरथ मिश्र की प्रमुख रचना है तुलसी रसायन, काव्य रस, चिंतन और आस्वाद, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी रीति साहित्य। गुरु नानक की माता का क्या नाम है? तो राइट आंसर है तृप्ता। ऑप्शन डी। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु। इनका जन्म तलवंडी ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पूर्णिमा के निधन सितंबर 1539 में करतारपुर में। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था और इनकी बहन का नाम नानकी था। इनकी रचना है जप्पू जी जो नानक दर्शन का सार है, आशा दीवार, रही रास, सोहिला और नसीहतनामा खड़ी बोली में लिखी।
निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, राइट आंसर है शराब। अन्य सभी विकल्प जवाब, हिसाब, गुलाब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण। शोभा सरसानी ने बखाने जात के उभाती आने पहाड़ मानो काजर के ढोल के। ये पंक्ति किसकी हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेनापति की। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ का उल्लेख है, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पना। कवित्त रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 405 छंद है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो रामचंद्र सूर्य, ऑप्शन डी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला नाटिका, मल्लिका कमरंद प्रकरण, युद्ध विलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ। रामचंद्र सूरी जैन आचार्य, इनका समय संवत 1145 से 1230 का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे। इनके गुरु का नाम हेमचंद। तो ये था हमारा 2021 का सोल्व पेपर। आप जो भी पेपर पढ़ते हैं सोल्व पेपर, उसे ध्यान से पढ़िए, उसकी व्याख्या को पढ़िए, वहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं पीवाई के क्वेश्चन से। और ये इस बात का सबूत है, जो पीजीटी का पेपर अभी जिन बच्चों ने दिया है वो एक बार इसे उठाकर देख लीजिए उसमें से कितने क्वेश्चन आपके आए।